नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स के लेखपाल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 को हल करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। चरण कमल जो शब्द है वो कौन सा समास वह है? चरण कमल शब्द कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। चरण कमल कौन सा शब्द है? कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। मृग नयन में कौन सा समास है? तो मृग नयन शब्द में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए ऋतुपति, ऑप्शन बी कुसुमाकार, ऑप्शन सी मधुमास, ऑप्शन डी कांतार। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी कांतार। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कांतार। कांतार जो है ये जंगल का है। ये किसका है? जंगल का, वन का है। और वन का पर्याय होता है कांतार होता है, अटवी होता है, जंगल होता है, अरण्य होता है, कानन होता है, विपिन होता है। ये सभी किसके पर्याय हैं? वन के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चंचरिक, ऑप्शन बी सिलीमुख, ऑप्शन डी द्विरेफ, ऑप्शन डी द्विरद। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, द्विरद। भ्रमर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वे कौन सा शब्द है? द्विरद है। और द्विरद जो शब्द है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि द्विरद जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? हाथी का। किसका पर्यायवाची है? हाथी का। और हाथी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन है? गज, करी, कुंजर, गजेंद्र आदि जो शब्द हैं वो किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? निम्नलिखित से प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राकृतिक शब्द का विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा। कृत्रिम भी होता है और नैसर्गिक भी होता है। क्या होता है? कृत्रिम भी होता है, नैसर्गिक भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होगा और नैसर्गिक भी होता है। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम है कुमार्ग। क्या है? कुमार्ग। ऑप्शन डी सही है। क्या सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चतुष्पदी का तद्भव है। चतुष्पदी का तद्भव है चारपाई, चौपाया, चौपाई, चौपाल। चतुष्पदी का तद्भव है, हमें बताना है चतुष्पदी शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। चतुष्पदी का तद्भव शब्द होगा चौपाई। क्या होगा? चौपाई। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसे पहचानना कि कौन सा शब्द तद्भव है।
प्रांगण, बच्चा, उत्पादन, कष्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चा। बच्चा जो शब्द है तद्भव है। प्रांगण, उत्पादन, कष्ट ये तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। बताना है रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति और धन अनुसार को जोड़ेंगे तो कौन सी संधि बनेगा या क्या बनेगा? तो रीति और धन अनुसार जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा रीत्य अनुसार। क्या बनेगा शब्द? रीत्य अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, रीत्य अनुसार। क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। और यह कौन सी संधि है? यह यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यड़ संधि है। यड़ संधि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नायक में संधि कौन सी है? नायक शब्द में संधि कौन सी है? अयादि, गुण, यड़, दीर्घ। नायक शब्द में संधि कौन सी है? नायक शब्द में संधि कौन सी है? ऑप्शन हो जाएगा ए, अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। और इसका विग्रह जो होगा नायक का हो जाएगा नय धन अक, नायक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। जिसके बिना कार्य न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए अत्यावश्यक, अपरिहार्य, आवश्यक, अपेक्षित। जिसके बिना कार्य चल न सके तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अपरिहार्य। क्या होगा? अपरिहार्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जो कठिनाई से समझ में आए। जो चीज़ कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, अगम, दुर्गम, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, वो शब्द है दुर्बोध। क्या होता है? दुर्बोध। ऑप्शन डी सही है। जो कठिनाई से समझ में आए उसके लिए एक शब्द होगा दुर्बोध। और जिसका ठीक होना कठिन हो, जिसका ठीक होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है असाध्य। क्या होता है? असाध्य। और जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पे पहुँचना कठिन हो वहाँ पे शब्द प्रयोग होता है दुर्गम। क्या होता है? दुर्गम। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है निरंतर, निवेदन, विरह गीत, निरर्थक, बेसुरा गान। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है, क्या होता है? निरर्थक होता है। क्या होता है? निरर्थक होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शैतान की आत। शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आत इस मुहावरे का अर्थ होगा बहुत लंबी वस्तु। क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी, शैतान की आत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य है शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब पहचाना कि शुद्ध वाक्य कौन सा है।
भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। अब बताना कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द होगा भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है। अब बताना है कि दिए गए शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, यह पहचानना है। रामायण, प्रार्थना, मछली, मकान। तो इसमें स्त्रीलिंग नहीं है। मकान शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। रामायण, प्रार्थना, मछली ये सभी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। मकान शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्भिभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। अब इसे पहचानना कि बहुवचन शब्द कौन सा है। निर्भिभक्ति का अर्थ होता है कि विभक्ति रहित। इसमें विभक्ति रहित बहुवचन शब्द हमें पहचानना है। तो यहाँ पे विभक्ति रहित जो शब्द है वह शब्द है लड़के। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, यहाँ पे कौन सा कारक है? यहाँ पे कारक होगा अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपर्युक्त। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जो है उपर्युक्त है। कौन सा शब्द है? उपर्युक्त। ऑप्शन डी सही है। अशुद्ध शब्द है, अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है अनुसूया, एनक, संकट, संशय। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द जो है संकट है। कौन सा शब्द है? संकट है। संकट इस तरह से लिखा जाएगा, संकट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 5 ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन होगा डी सही, पंचानन। क्या होगा? पंचानन। यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। और पंच के अनेकार्थी शब्द होते हैं 5, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है? कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है? अनुपकार, अनुपम, अनपढ़, अनुपयोगी। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी सही, अनपढ़। अनपढ़ शब्द जो है वो अनुपसर्ग से नहीं बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो।
मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ज्ञान हो, वह शिक्षित हो, उसके पास सुख के साधन हो, उसे उत्तरदायित्व निभाना आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हो जाएगा ए, उसे आत्मिक ज्ञान हो। क्या होगा? उसे आत्मिक ज्ञान हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख साधन का विग्रह और समास है। सुख से सधे जो साधन, कर्मधारय समास। सुख और साधन द्वंद्व समास। सुखों के साधन तत्पुरुष समास। सुखे के साधनों का समूह द्विगु समास। इसमें बताना है कि सुख साधन में कौन सा समास विग्रह है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सुखों के साधन आप तत्पुरुष समास। क्या होगा? सुखों के साधन तत्पुरुष समास। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाजनी प्रथा के सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ? किस में हुआ? शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो किस में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ हुआ? किस में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का था। कहाँ का शासक था? थानेश्वर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में रेलगाड़ी 1853 को मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई थी। कितने दूरी चलाई गई थी? 34 किलोमीटर दूर चलाई गई थी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, 1853 मुंबई और थाने के मध्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? इमामबाड़ा किसने बनवाया था? अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो किसने बनवाया था? असफ-उद-दौला ने बनाया था। किसने बनवाया था? असफ-उद-दौला ने बनवाया था। ऑप्शन ए सही है। असफ-उद-दौला ने बनवाया था। और यह कब बनवाया गया था? 1784 में। कब बनाया गया था? 1784 में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। ऑप्शन ए सही है। या मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की पत्नी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिपकी-ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकी-ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी, सतलज घाटी। सिपकी-ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में। कहाँ स्थित है? सतलज घाटी में। ऑप्शन डी सही है। सिपकी-ला दर्रा कहाँ पे स्थित है? सतलज घाटी में स्थित है। और यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है और यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकी-ला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सूची एक का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील, सांभर झील, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। तो बताना है कि मिलान करना है कि कौन सा झील किस राज्य में है। तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वुलर झील कहाँ पे है? यह कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील आपका राजस्थान में है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा काल,
गौरमोता, किबुथु, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन डी सही है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है, भारत का रुड़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रुड़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्णरेखा। भारत का रुड़ किस नदी बेसिन को कहा जाता है? दामोदर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को। ऑप्शन ए सही है। दामोदर नदी जो है वो भारत का रुड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? मुटराजी, मोंगे, टुगेला, एंजिल। ऑप्शन सही होगा डी, एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजिल झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। और यह झरना कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे है? वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? अब इसमें बताना कि कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए, औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहीं से नहीं ली गई है, जबकि ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से वहाँ भारत में लिया गया है। संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। अमेरिका से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकारों का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अमेरिका से लिया गया है। और उस पर महाभियोग कब चला जाएगा, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सभी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान एवं समाजवादी क्रांति लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? पंचायती राज किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है, बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म और नम, गर्म और शुष्क, ठंडा और नम, ठंडा और शुष्क। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, गर्म और नम। गर्म और नम, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? मुदलियार आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सर्जेंट आयोग। किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
इसमें बताना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे सिंपल सा बात रिप्लाई आंसर होगा कि बिहार होगा। कौन सा राज्य है? बिहार। ऑप्शन डी सही है। बिहार की जो जनघनत्व संख्या है वो है 1107 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर। तो बताना है कि आर्द्रता किससे मापी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन होगा सही सी, हाइग्रोमीटर। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। और जो हाइड्रोमीटर होता है, इस उपकरण द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। किसका घनत्व ज्ञात किया जाता है? द्रवों का। और बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर से इस उपकरण से वायुदाब मापने के काम में आता है। बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। थर्मामीटर से क्या होता है? यह ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, जॉन बर्दीन, लिनुस पाउलिंग। किसने प्राप्त किया था? जॉन बुर्दिन ने। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। बताइए क्या प्रवेश करता है? रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन होगा वृक्क धमनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृक्क धमनी। रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। जो रक्त होता है वो वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी, ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो कौन सा विज्ञान है? ऑन्कोलॉजी। कौन सा है? ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? SO2, HNO3, I2PB। तो किससे खतरा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से। किससे है? सल्फर डाइऑक्साइड से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। सोनभद्र को कितने राज्यों की सीमाएं मतलब कि स्पर्श करती हैं? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सही, 4 राज्यों की। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। सोनभद्र जिले की सीमा को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें है पहला बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। ये चारों राज्य की सीमाएं सोनभद्र जिला से स्पर्श करती हैं सीमाएं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस खेल को गोद लेने की घोषणा की गई? अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस खेल को गोद लेने की घोषणा की गई? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी। कौन सा खेल था? कुश्ती। ऑप्शन सी सही है। किसको गोद लेने की घोषणा की गई थी? कुश्ती को। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही, उत्तर प्रदेश। जून 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार आयोजन किया गया था? कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए योजना की पात्रता की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? किसको शामिल किया गया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसको शामिल किया गया है। इसमें
सभी को शामिल किया गया है। उपयुक्त में से सभी। खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य, पट्टे से प्राप्त भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन व्यक्ति, बटाई पर खेती करने वाला भूमिहीन व्यक्ति, इसमें सभी ऑप्शन शामिल है। उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है 10 किग्रा, 15 केजी, 25 किग्रा, 30 किग्रा। कितना होता है जल्दी से बताइए। ये होता है 15 किग्रा। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितना होता है? 15 किग्रा। कितना होता है? 15 किग्रा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही है नहीं है? 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी, 20 विश्वांसी बराबर 10 बिस्सा, 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा, 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन होगा बी, 20 विश्वांसी बराबर 20 बिस्वा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 कंचवासी बराबर 1 विश्वांसी होता है, 20 विश्वांसी बराबर 1 बिस्सा होगा। कितना होगा? 1 बिस्सा होगा। और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है और 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह कहाँ होता है? प्रतापगढ़ होता है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस प्रकार अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ग्रामीण ऋण, फसल की साझेदारी, कृषि कार्य ठेका, बी और सी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, बी और सी दोनों। फसल की साझेदारी और कृषि कार्य ठेका दोनों शब्द के लिए अधिया और बटाई शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? यह कहाँ पे है? यह है चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ऑप्शन डी सही है। कहाँ पे है? चेन्नई में है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। ऑप्शन सी है सही है। उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं और 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। अगला प्रश्न है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? किस मंडल को विश्व के उत्कृष्टकालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो कौन सा मंडल है? यहाँ पे कौन सा मंडल होगा? यहाँ पे मिर्ज़ापुर मंडल है। कौन सा मंडल है? मिर्ज़ापुर मंडल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? झांसी, इलाहाबाद, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे कौन ऑप्शन है? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, मासिक है। जल्दी से देख कौन सा ऑप्शन सही होगा? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, मासिक है। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक होना चाहिए। ऑप्शन ए सही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक है। कितने बजे किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक पर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। अब इसमें पहचानना कि कौन खरीफ ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन ए चना, मटर, मसूर। ऑप्शन बी ज्वार, बाजरा, ढैंचा। ऑप्शन सी आलू, सरसों, फूल गोभी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। खरीफ ऋतु की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं?
वह फसल है ज्वार बाजरा ढैंचा। ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ज्वार बाजरा ढैंचा जो आदि खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं, जबकि खरीफ की फसलें जून जुलाई के मध्य बोई जाती हैं एवं अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी जिला पंचायत राज अधिकारी में, ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है राज्य निर्वाचन आयोग में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल, चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन करता है? तो यहाँ होगा राज्यपाल। ऑप्शन ए सही है। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल जारी करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू हुआ। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू किया गया। संसद में, राज्य विधानसभाओं में, स्थानीय निकायों में कहीं नहीं। तो 33% आरक्षण संवैधानिक प्रावधान इस समय लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? यह स्थानीय निकायों में लागू किया गया था। कहाँ पे? स्थानीय निकायों में। ऑप्शन सी सही है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 लगभग 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? अब बताना कि किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था। 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यह पंचवर्षीय योजना थी 11वीं। ऑप्शन बी सही है। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं। यह कब से कब चली थी? 2007 से 2012 तक। 2007 से 2012 तक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण। ऑप्शन बी समावेशी एवं धारणीय विकास। ऑप्शन सी बेरोजगारी घटाने हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास। ऑप्शन डी तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? अब बताना है किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। तो कहाँ पे उत्पादन होता है? असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो काली मिर्च और इलायची का उत्पादन कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? अरहर, मक्का, धान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बारानी द्वीप
किस फसल की किस्म है? तो यह किस्म है धान की। किसकी? धान की। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, इलाहाबाद। कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, और वहीं पे जबकि दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कानपुर में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कानपुर में है। अगला प्रश्न है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण, कृषि। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कौन सी क्रिया है? कृषि। कौन सी क्रिया है? कृषि। जो कृषि है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना से किस महापुरुष का नाम जोड़ दिया गया है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना से किस महापुरुष का नाम जोड़ दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी, वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो कौन से महापुरुष का नाम जोड़ दिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी सही, दीनदयाल उपाध्याय। किसका नाम जोड़ा गया है? दीनदयाल उपाध्याय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए ग्रामीण आवास, ऑप्शन बी ग्रामीण स्वच्छता, ऑप्शन सी पेयजल, ऑप्शन डी ग्रामीण सड़क है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ग्रामीण स्वच्छता। ऑप्शन बी सही है। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। यह विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है। किससे है? कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से, गरीबी उन्मूलन से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी आर्थिक विकास से। किससे होगा? आर्थिक विकास से। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है, जिसका संबंध आर्थिक विकास से है। किससे है? आर्थिक विकास से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना संबंधित है विकास से। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी आवास के, ऑप्शन सी विद्युत शक्ति के, ऑप्शन डी सड़कों से। लखनऊ योजना संबंधित विकास है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सड़कों से। किससे संबंधित है? सड़कों से। ऑप्शन डी सही है। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण व मरम्मत से संबंधित थी, जो 20 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट रूप में थी। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? 1981 में। यह योजना 1981 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? दस्तक अभियान किससे संबंधित है? जापानी एन्सेफेलाइटिस उन्मूलन, पोलियो उन्मूलन, प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या उस घर में शौचालय है, राज्य के हर घर तक पहुंचना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए। ऑप्शन ए सही है। जापानी एन्सेफलाइटिस का उन्मूलन। जापानी एन्सेफलाइटिस का उन्मूलन। ऑप्शन ए सही है।
तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।